इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। यानी क्लोरोबेंजीन में जो बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं हो रही हैं, उन अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उन अभिक्रियाओं को यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। आइए हम पहले समझते हैं कि क्लोरोबेंजीन में जो बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं हो रही हैं, वो बेंजीन रिंग के किस पोजीशन पर अभिक्रियाएं होती हैं। क्लोरोबेंजीन जो होता है उसमें जो क्लोरो समूह लगा है, उस क्लोरो के कारण जो बेंजीन का होता है वो आपका आर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है। यानी क्लोरोबेंजीन की जो बेंजीन वलय होगी, बेंजीन रिंग होगी, वो आर्थो और पैरा निर्देशक होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। यानी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मुख्य रूप से 4 अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1 हैलोजनीकरण, नंबर 2 आपका नाइट्रीकरण, नंबर 3 आपका सल्फोनीकरण, नंबर 4 आपका फ्रीडल क्राफ्ट। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्कलीकरण और दूसरा एसिटिलीकरण भी होता है। यानी टोटल मिला के 5 अभिक्रियाएं आपको पढ़नी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही नाम बताया जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण दोनों फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम समझते हैं कि हैलोजनीकरण हम किसे कहते हैं। अगर हम कहीं पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पर करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कहां करा रहे हैं, बेंजीन रिंग पर करा रहे हैं, तो हम जब जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन, अगर हम बात करें कि क्लोरोबेंजीन का अगर हम क्लोरीनीकरण करें यानी क्लोरीनेशन करेंगे, तो आपका आर्थोपैरा का मिश्रण यानी आर्थोपैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होगा। यानी कि आर्थो किसे कहते हैं, 1-2 पोजीशन को आर्थो बोलते हैं, 1-4 पोजीशन को सिंपल नाम में पैरा बोलते हैं। आइए हम पहले परिभाषा को समझते हुए चलते हैं। अगर पेपर में लिखने के लिए आ जाए कि क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण क्या होता है, तो हम एक लाइन में परिभाषा लिख सकते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन को हैलोजन के साथ यानी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में, जैसे फेरिक क्लोराइड या फेरिक ब्रोमाइड या किसी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या निर्जल जिंक क्लोराइड, यानी अगर बात करें लुईस एसिड या किसी भी सांद्र एसिड के प्रेजेंस में अगर हम क्रिया करा देते हैं, मोस्टली आपके जो सिलेबस में है वो फेरिक हैलाइड ही लिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन को हम क्लोरीन के साथ में फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आर्थोपैरा डाइक्लोरो बेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। जो पैरा उत्पाद होता है, जो पैरा प्रोडक्ट होता है, वो मुख्य उत्पाद होता है यानी मेन प्रोडक्ट होता है। आइए हम क्लोरीनीकरण का रिएक्शन समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेंजीन रिंग पर, अगर हम बेंजीन रिंग के किसी 6 कार्बन में से, जो रिंग में 6 कार्बन है, उन 6 कार्बन में हम कहीं पर भी चाहेंगे तो Cl लगा देंगे, लेकिन अब अच्छा दिखने के लिए हमेशा ऊपर लगा दिया जाता है। कहां लगा दिया जाता है, ऊपर लगा दिया जाता है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है। क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस अगर इसको हम Cl2 से क्रिया कराएंगे, किससे क्रिया कराएंगे, Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो अब यहां पर देखिए अगर हम दूसरे नंबर पर लगाएंगे तो ये 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन बनाएगा। अगर हम 1-4 पर लगाएंगे तो 1-4 डाइक्लोरोबेंजीन बनाएगा। 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन को आर्थो कहते हैं, 1-4 डाइक्लोरोबेंजीन को पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके 2 मिश्रण बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 कंपाउंड का मिश्रण प्राप्त होगा। 1-2 पर भी बनाएगा और दूसरा 1-4 पर बनाएगा। क्या करेगा, 1-4 पर बनाएगा। 1-2 क्या है, आर्थो पोजीशन है और 1-4 क्या है, पैरा पोजीशन है और सह उत्पाद के रूप में HCl निकलेगा। ये आपका आर्थो है, ये आपका पैरा है। इसको हम नाम क्या देंगे,
इसको अगर हम नाम लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर आईयूपीएसी के नाम के अकॉर्डिंग लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको लिखेंगे तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये था क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण। इसी प्रकार से कह सकता है कि क्लोरोबेंजीन का ब्रोमनीकरण करिए यानी ब्रोमिनेशन करिए, तो यहाँ पर जो Cl2 लिखा है इसी के स्थान पर आपको केवल Br2 लिख देना है। क्या करना है, Br2 लिख देना है। ये जो लिखा है FeCl3, इसको आपको FeBr3 लिख देना है, और यहाँ पर एक Cl को Br कर देना, यहाँ पर भी Cl को Br कर देना। अब अगर हम बात करें तो B पहले पड़ता है, C बाद में पड़ता है, यानी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन नाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। यानी कि अगर हम बात करें इस तरीके से अगर कंपाउंड दे दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, Cl और Br लिख दिया जाए, तो यहां पर आपका ये B पहले पड़ता है, Cl बाद में पड़ता है, दोनों प्रतिस्थापी है, ब्रोमो भी प्रतिस्थापी है, क्लोरो भी प्रतिस्थापी है। तो अल्फाबेट में हम पहले B को नंबरिंग करेंगे, उसके बाद Cl का नंबर आएगा। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन, या इसी को सिंपल में भी लिख सकते हैं ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, या 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर लगा दिए तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन लिखेंगे। अगर हम पैरा पोजीशन पर Br लगा दें तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन बनेगा। ये आप नाम याद रखिएगा। आइए अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन का, अगर हम नाइट्रीकरण करा दें, क्या करा दें, नाइट्रीकरण करा दें, तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है, यानी कि नाइट्रेशन क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करें। अगर हम बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण कराने के लिए कहा जा रहा है, तो हम किसी भी जो आपका बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड होता है उसमें अगर हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको क्या करना होगा, जैसे अगर बात करें हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका आर्थो व पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होगा। इस परिभाषा को दोबारा सुने और दिमाग में बैठाएं। एक लाइन की परिभाषाएं होती हैं, इसको सिंपल तरीके से समझें कि जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर हम HNO3 के साथ में क्रिया कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो जहां पर Cl लगा था वहां पर आपको केवल NO2 कर देना है। क्या कर देना है, NO2 कर देना है। देखिए ये 1,2 है इसलिए आर्थो होगा, ये 1,4 पर है इसलिए पैरा होगा। पैरा प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन का मुख्य प्रोडक्ट होता है। क्लोरोबेंजीन का अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पैरा वाला जो होगा वो मुख्य प्रोडक्ट होगा, आर्थो वाला जो होगा वो सह प्रोडक्ट होगा यानी माइनर होगा, और जो आपका पैरा वाला होगा वो मेन प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन कराते हैं तो आपका आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम इसका सल्फोनीकरण करा दें, क्या करा दें, सल्फोनीकरण करा दें, तो सल्फोनीकरण में क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, किसके, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो आर्थो पैरा क्लोरो सल्फोन बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। इसकी डिफिनीशन सुने, जब बेंजीन को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो आपका आर्थो पैरा
बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को सल्फोनीकरण कहते हैं और इंग्लिश में सल्फोनेशन के नाम से जानते हैं। और यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ये आपका फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को भी H2SO4 से ही लोग लिख देते हैं, फ्यूमिंग H2SO4, इसी को सधूम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आइए हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। एक नंबर का आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, तो अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण को मिक्स कर देते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को मिश्रित कर देते हैं, उसको मिला देते हैं, तो वही आपका क्या होता है, फ्यूमिंग सधूम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। सधूम सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है, यानी अगर हम बात करें तो H2SO4 प्लस SO2 SO3 जब ये क्रिया करते हैं तो H2S2O7 प्राप्त होता है, इसी को सधूम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सधूम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, या इसी को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होगा, यहां पर SO3H लग जाएगा, यहां क्या होगा SO3H लग जाएगा और यहाँ H2O बनेगा। नाइट्रीकरण में भी सह उत्पाद H2O बनता है, यानी साथ में जल बनता है, और सल्फोनीकरण में भी साथ में जल बनता है। अब देखिए ये 1,2 पर है, ये आर्थो वाला है, ये 1,4 पर है, ये पैरा वाला है। अगर हम नाम की बात करें, नाम देखें तो ये आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा, इसका नाम क्या होगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। यानी कि अगर हम नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण कराना चाहते हैं तो क्लोरोबेंजीन को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अभिकृत करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, जिससे आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। आइए हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करें तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक एल्कलीकरण होता है, एक एसिटिलीकरण होता है। अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर हम एल्किल हैलाइड के साथ में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका आर्थोपैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहते हैं। आइए अगर हम क्रिया करा दें, मान लेते हैं RX से क्रिया करा देते हैं। R क्या है, एल्किल समूह है, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इस तरीके का कोई क्रियात्मक मतलब आपका एल्किल समूह लगा है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। और X क्या है, हाइड्रोजन है। किसके उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के, यानी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में क्रिया जब कराएंगे तो ये आपका आर्थोपैरा, क्या आर्थोपैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन, आर्थोपैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होगा, एल्किल क्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होगा। और साथ में क्या होगा, HX बाहर हो जाएगा, HX बाहर हो जाएगा। अब ये हमारा आर्थो है, ये हमारा क्या है, पैरा है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर आर्थो एल्किल क्लोरोबेंजीन या और साथ में पैरा क्लोरो एल्किल बेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, R के स्थान पर अगर हम CH3 ले लेते हैं या RX को हम मान लेते हैं, अगर हम इसकी क्रिया CH3Cl के साथ करा देते हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ में करा देते हैं,
तो आर के स्थान पे क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, यहाँ पर भी CH3 लग जाएगा। तो इसी को हम कह सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, क्योंकि हमें पता है कि बेंजीन रिंग पर अगर CH3 लग जाता है तो इसको हम टॉलुइन पढ़ते हैं, और यहाँ पर Cl लगा है तो इसको हम पढ़ेंगे ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। क्या कहेंगे, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन कहेंगे, या इसी को हम कह सकते हैं 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन, 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन। लेकिन बेंजीन रिंग पर CH3 होता है तो इसका एक अपना स्पेसिफिक नाम होता है। बेंजीन रिंग पर CH3 लगने से वो टॉलुइन बन जाता है। क्या बन जाता है, टॉलुइन बन जाता है। तो आइए हम अगर दूसरी अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट की दूसरी अभिक्रिया की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ में, यानी सिंपल में अगर हम बात करें कि एसिड एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड के साथ में क्रिया कराएंगे तो आपका आर्थो पैरा क्लोरो एसिटोकीटोन या एसिटोकीटोन ही कह दें, या हम बात कर सकते हैं कि कीटोन समूह का यौगिक प्राप्त होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम क्लोरोबेंजीन को एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा दें, किससे क्रिया करा दें, क्लोरोबेंजीन को अगर हम एसिटिल क्लोराइड के साथ में क्रिया करा दें, इसी का नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम अगर देखोगे तो इसका नाम होगा एथेनोइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, एथेनोइल क्लोराइड होगा। क्या होगा, एथेनोइल क्लोराइड होगा। अगर इसके साथ में हम क्रिया कराएंगे, इसमें भी सेम कैटालिस्ट होगा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड ही होगा। इसमें जो कैटालिस्ट होगा वो सेम ही होगा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड ही होगा। अगर इसके साथ में हम क्रिया कराएंगे तो ये भी आर्थो पैरा का मिश्रण बनाएगा, आर्थो पैरा का मिश्रण बनेगा। यानी हम बात कह सकते हैं कि आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन व पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन का मिश्रण प्राप्त होता है, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन का मिश्रण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में यह अभिक्रिया देखने को मिली है। आप लोग कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके ही पेपर हॉल में बैठें ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हमने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन को समझाने की पूरी कोशिश की है। सेम इसी प्रकार से किसी भी कंपाउंड का अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है तो आपको यही सेम लिखना होता है। अगर मान लीजिए आपका बेंजल्डिहाइड दे रहा है तो बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, जो आपका बेंजल्डिहाइड समूह होता है वो मेटा डायरेक्टर होता है। मेटा डायरेक्टर का मतलब 1,3 पोजीशन को मेटा डायरेक्टर कहते हैं, 1,2 पोजीशन को आर्थो कहते हैं, 1,4 को पैरा कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम एसिटोफिनोन की बात करें तो एसिटोफिनोन में जो कीटोन समूह है वो भी मेटा डायरेक्टर होता है। इसी प्रकार से अगर बेंजोइक एसिड के कंपाउंड की बात करें तो जो बेंजोइक एसिड होता है वो भी मेटा डायरेक्टर होता है। और जो हमारा फिनाल है, फिनाल हमारा क्या होता है, ये आर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है। अगर हम केवल यौगिक के निर्देश को समझ सकें कि कौन सा बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लगा है और ये कौन से डायरेक्टर होते हैं तो हमारा कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर कम से कम कंप्लीट हो सकता है। तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखें और अपने एग्जाम हॉल में देखिए। केमिस्ट्री क्या होता है, इसमें मेन थ्योरी नहीं लिखना होता है कि केवल थ्योरी लिखते चले जाओ, थ्योरी लिखते चले जाओ नंबर मिलेगा। इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री में
आपको जितना लिखना होता है वही उससे रिलेटेड जो आपके रिएक्शन होते हैं उस रिएक्शन पे आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर सवाल में कह दिया गया कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण लिखिए तो आप 2 पेज भर के चले आए और कहें कि हमने तो बहुत लिख दिया। इसमें लिखना क्या है, बस केवल 2 लाइन लिखना है और रिएक्शन को बना के उस रिएक्शन को अच्छे तरीके से लिख देना होता है। यानी कि अगर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण पूछा जाए तो मैक्सिमम कितना भी आप ज्यादा से ज्यादा लिखें तो 1 पेज से ज्यादा इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम पेपर हाल में पेपर देते समय कितना लिखें कितना ना लिखें, केमिस्ट्री में डीपली लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से उसका क्या फार्मूला है, उसका कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह किस क्रियात्मक समूह से क्रिया करके कौन सा क्रियात्मक समूह बनाता है, यही हमें समझना होता है। केमिस्ट्री रटी नहीं जाती है। एक ही एग्जाम्पल के सहायता से आप कई एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। एक ही नाम से कई तरीके के नाम बना सकते हैं। बच्चे कहते हैं हमें आईयूपीएसी नाम नहीं समझ में आता है। अरे भाई, आईयूपीएसी नाम एक का नहीं जाना जाता है, एक कंपाउंड का उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल है, कौन कौन से चीज को समझाया जाता है, इन सबको समझना होता है। जिस तरीके से मैथ का फार्मूला अगर समझ में आ जाता है तो मैथ को सॉल्व करना इजी हो जाता है। इसी प्रकार से अगर रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियात्मक समूह के बीच में कौन सा क्रिया करके कौन सा ग्रुप में चेंज हो रहा है, कौन सा ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है, ये सब अगर समझ में आ जाए तो हमारे लिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही इजी हो जाता है। और केमिस्ट्री में इन्हीं सब बातों पर आपको ध्यान देना होता है। अब टाइम नहीं है, कोशिश करके 1-2 दिन जो बचे हुए हैं, आज आपके 4 तारीख हो चुके हैं, अब मोस्टली आपको 5 और 6 ही मिलेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि 7 को तो सुबह उठकर तैयार होना है, जाना है और माइंड को फ्रेश करना है। आप लोग कोशिश करके जहां तक करिएगा, पेपर में बैठने से पहले 2 बजे से पहले कम से कम 2 से 2.5 घंटा पहले अपनी बुक बंद कर दीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आराम से बैठिए और पेपर को पहले पढ़ें और समझें, उसके बाद उसको सॉल्व करें। जिंदगी में अगर कुछ बनना होता है तो अपने मंजिल को पाने से पहले इरादे पक्के करने होते हैं। यानी कि अगर हमें कुछ पाना है तो पहले हम उसका इरादा बनाएं, उसके बाद मंजिल तो खुद आके पैर में कहेगी, भाई तुम्हारा ठिकाना यही है, तुम कहां जा रहे हो, हम तो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल का सपोर्ट करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। हमारे लिए आप इतना करें, हम आपके लिए हर तरीके से हाजिर हैं। जो हो सकेगा हम वो ज्यादा से ज्यादा आपको पेपर हॉल में पेपर देने से पहले हर तरीके से केमिस्ट्री का हर जो मेन टॉपिक है उसको जरूर पढ़ाएंगे। थैंक यू।